हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र सर आज आपको पुनः साइंस से रिलेटेड जो कि जीव विज्ञान का पार्ट है, आज यहाँ से आपको पढ़ाते हैं। जीव विज्ञान में क्वेश्चन 500 की श्रृंखला है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्नों से आपके हर परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न हमारा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द, जो हमारा जीव विज्ञान शब्द है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेवरेनस ने कब किया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके ये बन सकते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ कब, तो कब हुआ था 1801 में। इसके बाद सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने था, तो लैमार्क और ट्रेवरेनस ने किया था। क्लियर, दो प्रश्न यहाँ से हो रहे हैं कि आपका जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग किया किसने और कब हुआ, तो 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेवरेनस ने किया था। इसके बाद में सेकंड प्रश्न है, जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन, जीव विज्ञान में जो मधुमक्खी पालन होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उससे अध्ययन को एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। थर्ड प्रश्न हमारा है, कवक, तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है कि कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो एंटोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। फलों का जो अध्ययन होता है जीव विज्ञान में उसे क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं। फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं। इसी के आगे जो हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं आपका फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है सेरिकल्चर। ये दोस्तों यूपीटीटी, सीटीटी और अन्य परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के जो आपका सिलेबस है वहाँ से भी ये प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। फूलों का अध्ययन, तो ये एंथोलॉजी कहलाता है, जबकि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मछलियों को पालने का अध्ययन क्या कहलाता, तो पिसीकल्चर कहलाता है, पिसीकल्चर। जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सोरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोरोलॉजी बोलते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु कहा जाता है। अगर जनक पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, अरस्तु लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया, तो दो, जंतु समूह और वानस्पतिक समूह। नेक्स्ट प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिस्टमा नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो कैरोलस लिनियस ने लिखी है। किसने लिखी है, कैरोलस लिनियस ने लिखी है सिस्टमा नेचुरे नामक पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया है, तो दो, जंतु जगत एवं पादप जगत। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेक्स्ट आपका है 70 नंबर, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया, तो लिनियस ने शुरू किया। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने वर्गीकृत किया, तो ये जो है हुइटकर 5 जगत, पहला मोनेरा, दूसरा प्रेस्टिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। इसी के आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो आपका है, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो मोनेरा के अंतर्गत रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, परीक्षा में आ चुका है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम सभी को पता है, होमो सैपियंस होता है। क्या होता है, होमो सैपियंस होता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ये आपका होता है पिसम सैटिवम। क्या नाम होता है, पिसम सैटिवम। पिसम सैटिवम जो है सैटिवम मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। चना का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सीसर एरिटिनम। सीसर एरिटिनम जो है चना का वैज्ञानिक नाम होता है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना, सभी को पता है राना टिग्रिना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ये आपका फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका होता है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कुत्ता का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, तो कैनिस
फैमिलियरिस क्या होता है? कैनिस फैमिलियरिस होता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका होता है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो मुस्का डोमेस्टिका होता है, मुस्का डोमेस्टिका होता है। इसी के आगे आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, सरसों का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है? तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिक्स होता है। क्या होता है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओरिजा सटिवा होता है। क्या होता है? ओरिजा सटिवा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यहाँ पे देख लेते हैं नोट में क्या है। ऊपर हम लोगों ने जितना भी वैज्ञानिक नाम देखा वह सभी द्विनाम पद्धति के उदाहरण है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट चीज आपके देखते हैं कि द्विनाम पद्धति में पहला शब्द जो है किसका पहचान बताता है? वंश का। किसका? वंश का। द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द किसका बताता है? तो जात, यानी पहला वंश का तो दूसरा जात का। कोशिका विज्ञान में जीवद्रव्य नाम का जो है नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो पुरकिज ने किया था। किसने किया था? पुरकिज ने किया था। इसके आगे हम देखते हैं कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो जीवद्रव्य को कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो जीवद्रव्य को कहा जाता है। जीवद्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो, कोशिका द्रव्य और एक जो है आपका किसके जो है केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है कि जीवद्रव्य में सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन। जीवद्रव्य में जब सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो आपके ऑक्सीजन। जीवद्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? तो आपका 80% जल रहता है। जीवन के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका या सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका या सेल। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम जो है किसने प्रयोग किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है 1665 इसमें रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सबसे छोटी कोशिका क्या किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्म गैलसेप्टिकमा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की। सबसे बड़ी कोशिका अगर आपका पूछेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जबकि सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो स्लाइडेन एवं श्वान ने 1838 से 1839 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका 46 नंबर का प्रश्न आपका है कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? तो कोशिका से होती है, सेल से होती है। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला आपका है प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। इसमें जो आपका है वो केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। किस प्रकार की कोशिका प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है आपकी प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट दोनों की बनी होती है। किस प्रकार का कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, तो ये है आपका यूकैरियोटिक कोशिका जो है आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। रिपीट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इसके आगे हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है? तो आपका यूकैरियोटिक कोशिका। किस प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल सूत्र के रूप में मौजूद होता है? तो आपका यही सेम आंसर रहेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका। किस प्रकार कोशिका में डीएनए जो है आपका दोहरे सूत्र में, एकल सूत्र में तो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा, जबकि दोहरे में जो आपका रहेगा यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है,
यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। सारे प्रश्नों को पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आपका जो है नोट्स एक तैयार हो जाए। लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? तो आपका यूकैरियोटिक कोशिका। जीवाणु की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो ये आपकी जो है पेप्टिडोग्लाइकन से जो है बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 63 कि ये जो आपका प्रश्न है, एक सेकेंड, प्रश्न आपका जो है तारतकाय सेंट्रोसम की खोज किसने की थी जो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये आपके हैं बोवेरी ने। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में खोज की थी। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो जी.ई. पायलाडे ने 1955 में जो है खोज की थी। राइबोसोम किस चीज़ का बना होता है? तो आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है आरएनए का पूर्ण नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का डिक्सी जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, वो आपका ये है किसने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो बेंडा ने किया था। किसने किया था? बेंडा ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका का पावर हाउस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता था? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो आपका है बायोलॉजी टॉप 500 प्रश्न यहाँ से पढ़ाए जाएंगे और यहीं से आपके प्रश्न हर परीक्षाओं में आएंगे। कोशिका का पावर हाउस हमने बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत बार परीक्षा में आया है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? ये भी आपका जो है क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। गॉल्जी काज की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गॉल्जी ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका परीक्षा में, अक्सर परीक्षा में जो है आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन किसे कहा जाता है? गॉल्जी काय को कहा जाता है। गॉल्जी काय को क्या कहा जाता है? कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन जो है किसे कहा जाता है? गॉल्जी काय को। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी ड्रूवे ने जो है लाइसोसोम की खोज की थी। बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करने के लिए लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो 24, यानी जो आपका है 24। अगला प्रश्न जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका आ रहा है, वो आपका है कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं होता है, आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अलग से पॉइंट आपका है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है लवक जो प्लास्टिड किस में पाए जाते हैं? सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं बायोलॉजी के 500 प्रश्नों की श्रृंखला जो चलाई गई है, यहीं से आपके प्रश्न आएंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। लवक जो आपके कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है हरित लवक, एक आपका होता है अवर्णी लवक और एक आपका होता है वर्णी लवक। ठीक है, हरित लवक का रंग कैसा होता है? तो आपका हरा होता है, सभी को पता है। अवर्णी लवक का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। और जबकि अगर हम आप तीसरा देखेंगे कि वर्णी लवक का रंग कैसा होता है? तो रंगीन होता है, मुख्य रूप से लाल, पीले एवं नारंगी। किसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? तो हरित लवक में। यह भी प्रश्न आपका आ चुका है। पौधे किसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं? तो क्लोरोफिल। किसे पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हरित लवक को जो है क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है। पादप कोशिका का रसोई जो है क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पत्तियों का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
कैरोटीन। पौधे अपने भोजन का संग्रहण कहाँ करते हैं, जड़ों या भूमिगत तनों में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, 100 प्रश्न यहाँ पे आपके पढ़ाए जाएंगे। वर्णी लवक पौधे में किस भाग में पाए जाते हैं, तो फूल, फल भित्ति, बीज आदि में जो है वर्णी लवक पौधे पाए जाते हैं। टमाटर हरा से पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण, लाइकोपिन। गाजर किसकी उपस्थिति के कारण है लाल नारंगी होता है, तो कैरोटीन के कारण जो है लाल और नारंगी होता है। चुकंदर का गाढ़ा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो बीटानिन के कारण जो है चुकंदर का गाढ़ा लाल रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है, तो कोशिका का सबसे प्रमुख अंग न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ के जाल को क्या कहते हैं, तो क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन किस चीज का बना होता है, प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। और नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आपका ये है कि नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। ये प्रश्न आपका क्रोमोसोम वाला आ चुका है, तो आपका 23 जोड़ी, अगर जोड़ी पूछेगा तो आपका 23, जबकि टोटल आपकी कितनी है, तो आपका 46 है। चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, जबकि चिंपैंजी अगर पूछेगा यानी बंदर, तो आपका 24 जोड़ा होता है, जबकि आपकी 48 जो है टोटल हो जाएंगे। इसके बाद में लास्ट प्रश्न आपका है वो आप देख लीजिएगा। बंदर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, तो आपका जो है 21 जोड़ी यानी टोटल 42। जबकि आपका एक लास्ट क्वेश्चन 101, वंशागत का वाहक किसे कहा जाता है, तो गुणसूत्रों को कहा जाता है। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है, गुणसूत्रों को कहा जाता है। तो यहाँ तक आपने देखा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू वेरी मच, a lot of